नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो आगामी परीक्षाएं हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल या इसके अलावा दरोगा, बंदी रक्षक, पटवारी और उत्तराखंड टीईटी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। उसके लिए हम इस समय जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, और इसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में वो है भारत का राष्ट्रपति। ठीक, तो आज चुनाव हुए हैं और भारत की जो नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, और 25 जुलाई 2022 को यह अपने पद की शपथ लेंगी। तो हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो चुनाव हुए हैं इन चुनावों की पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, उनकी शक्तियाँ क्या हैं। ठीक है, या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो क्या कहते हैं दो प्रमुख हैं यहाँ पर, एक संवैधानिक प्रमुख है, दूसरा वास्तविक प्रमुख है। तो क्या आखिर संविधान ने इनमें शक्तियों का क्या कहते हैं संतुलन किया गया है, तो ये सारी चीज़ें आज की हम क्लास के माध्यम से देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप इस पर आधारित टेस्ट श्रृंखला देना चाहते हैं तो हमने अपना एक नया मोबाइल ऐप बनाया है आयुष 2.0, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके भी हमारी वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF नोट्स अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा सारी टेस्ट सीरीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी, और भी वहाँ पर काफ़ी कुछ नए फीचर्स हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप पूरे उत्तराखंड में सभी स्टूडेंट्स के मध्य अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति के विषय में अगर हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करें तो सबसे पहले ये जो भारत का राष्ट्रपति है अनुच्छेद 52 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो संघ में आता है, भाग 5 में यहाँ पर मिलेगा। और अनुच्छेद 52 क्या कहता है, आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति का प्रावधान कर रहा है, और लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये राष्ट्रपति कैसा होगा, यह देश का प्रथम नागरिक कहलाएगा, संवैधानिक प्रमुख होगा, और इसका जो चुनाव है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है। यानी जो देश की जनता है वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर सकती। जैसे हम लोकसभा के चुनाव में वोट डालते हैं और विधानसभा के चुनाव में हम वोट डालते हैं, तो जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुना है, जैसे तो जिन लोगों को हमने चुना है वो हमारे बिहाफ पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, प्रतिभाग करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रपति है इसका चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष प्रणाली या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होगा। यानी जो लोकसभा या राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा निर्वाचित, मनोनीत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो निर्वाचित यहाँ पर भाग लेंगे। या हमारी जो विधानसभा है, जैसे उत्तराखंड में कहा कि उत्तराखंड के 70 विधायक हैं, वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गया अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, क्या है, देश का पहला नागरिक है, संवैधानिक प्रमुख है, और चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से होते हैं। राष्ट्रपति का जो ये चुनाव होता है, इस चुनाव में जो सांसद हैं, विधायक हैं, या इन सबका मत मूल्य अलग अलग होता है। और यहाँ पर एक शब्द आएगा जनसंख्या से आशय क्या है, तो ये जो जनसंख्या है ये 1971 के आधार पर निर्धारित की गई है और 2026 तक फिक्स की गई है। तो अगर ये क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं तो ध्यान रखना कि जनसंख्या का निर्धारण 1971 से है, और क्या किया गया है, 2026 तक इसको फिक्स रखा गया है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विषय में ये प्रावधान कर रहा है। तो आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, यह जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है यह किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, और संविधान के अनुसार, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा अपनी इस शक्ति का प्रयोग करेगा। ये शक्तियाँ क्या कहाँ हैं, यहाँ पर हमने अभी पूरा लिखा हुआ है, हम इसे आगे देखेंगे विस्तार से। बस अभी ध्यान रखिए कि आर्टिकल 53 में क्या कहा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो कि भारत के राष्ट्रपति में निहित है, और भारत का राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसके अलावा आर्टिकल 53 में दूसरा पार्ट क्या कहा गया है कि रक्षा बलों का, यानी जो संघ के रक्षा बल हैं, इन संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होगा, भारत का
राष्ट्रपति होगा और अपनी इस शक्ति का प्रयोग भी भारत का राष्ट्रपति विधि के अनुसार करेगा, यानी संविधान के अनुसार करेगा, अपनी मनमर्जी से नहीं करेगा। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74। ये 74 क्या कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो मंत्रिपरिषद क्या है? प्रधानमंत्री की अगुवाई में, ठीक है, जो महत्वपूर्ण मंत्री हैं। मंत्रिमंडल शब्द ध्यान रखना केवल अनुच्छेद 352 में दिया गया है, अन्य जगह जो शब्द है वो मंत्रिपरिषद है। तो आर्टिकल 74 यही कहता है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा और किसी भी न्यायालय में इस प्रश्न को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि मंत्रिपरिषद ने भारत के राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, ठीक है, या सलाह दी या नहीं दी, ठीक। तो ये न्यायालय में भी यह प्रश्न प्रश्नगत नहीं हो सकता। अनुच्छेद 54 यह निर्वाचन से संबंधित है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा? संसद के सदस्य यहाँ पर भाग लेंगे, यानी संसद के सदस्य का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54, यह राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है और राष्ट्रपति का निर्वाचन है इसमें कौन कौन भाग लेगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य लेते हैं भाग, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं, जो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं कि इलेक्शन लड़ते हैं वो, ठीक है, जो मनोनीत होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते। जैसे इसी सप्ताह पीटी उषा जो कि भारत की प्रमुख धाविका रही हैं, उन्होंने राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ ली है, या जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सांसद थे। तो ये जो मनोनीत होते हैं, ठीक है, इनको मनोनीत भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो इसलिए यह जो मनोनीत 12 हैं, या इससे पहले एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये जो मनोनीत सदस्य हैं, या जैसे उत्तराखंड में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, तो इस तरह के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, केवल इलेक्टेड लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो संसद के यानी लोकसभा और राज्यसभा के कैसे सदस्य हो गए? निर्वाचित सदस्य। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं वो भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा हमारे कुछ राज्य, जैसे हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तेलंगाना है, यहाँ पर विधान परिषद भी हैं, तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो हमारे सदस्य हैं वह भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, लेकिन कौन से? केवल निर्वाचित, मनोनीत यहाँ भी भाग नहीं लेंगे। तो जो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा है, इन्हें 70वें संविधान संशोधन से यहाँ के जो निर्वाचित विधायक हैं उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना सुनिश्चित किया गया था। इससे पहले उनके लिए भी प्रावधान नहीं था। ध्यान रखना कि इसके अलावा अभी हमारे जो संघ शासित क्षेत्र हैं उसमें जम्मू भी है, और जम्मू के जो हमारे विधानसभा के सदस्य हैं उन्हें अभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं है। तो ध्यान रखिए, संसद में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुदुचेरी को मान्यता कब मिली? 70वें संविधान संशोधन से मान्यता मिल रही है। और अब भाग कौन कौन नहीं लेगा? लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन नियुक्त हुए थे राष्ट्रपति से वो भाग नहीं लेते, तो अब एंग्लो इंडियन का तो प्रावधान हटा ही दिया है, अभी हम यहाँ पर आगे देखेंगे। इसके अलावा राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के तहत मनोनीत किए जाते हैं, वह भी प्रतिभाग नहीं करेंगे। विधान परिषद जैसे उत्तर प्रदेश में है, तो विधान परिषद के सदस्य भी प्रतिभाग नहीं करेंगे। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि राज्य का मुख्यमंत्री कब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो कई राज्य ऐसे हैं जिसमें जो मुख्यमंत्री है वह विधान परिषद यानी राज्य के उच्च सदन का अगर वह सदस्य होता है तो वह भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। अनुच्छेद 55 यह निर्वाचन की रीति बताता है। तो निर्वाचन की रीति यहाँ पर क्या है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व अगर पूछा जाएगा यह किसके लिए लाया गया है, तो यह जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए लाया गया है, ताकि अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकें और वह लोकतंत्र में भागीदार बन सकें।
ठीक है। एकल संक्रमणीय मत होगा, मतलब आपको क्या कहते हैं, किसी एक को वोट नहीं देना है, आपको अपना प्रेफरेंस यानी वरीयता क्रम यहाँ पर देना है। और मतदान कैसा होगा, मतदान गुप्त होगा। ये जो हमारी क्लास है ये प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाई जा रही है, तो मुख्य परीक्षा के हिसाब से हम जो कुछ विस्तार से टॉपिक हैं उनको हमने भी छोड़ दिया है, उनको हम अलग से एक पॉइंट बनाएंगे, जैसे इन सब चीज़ों को हम मेंस की क्लास में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अनुच्छेद 55 हो गया हमारा निर्वाचन की रीति। इसके बाद अगर पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आवश्यक हैं। विवादों की जांच, ठीक है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कोई भी विवाद होता है तो उस विवाद की जांच भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। और अगर जैसे माना कि हम एक डेट ले लेते हैं, जैसे 31 जुलाई को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण की गई और 30 सितंबर को यानी 2 महीने बाद ये पता चलता है कि जो राष्ट्रपति का पद था वह विवादित है, मतलब उसमें कुछ धांधली या कुछ भी ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला क्या कर देती है, पलट देती है, तो इस टाइम पीरियड में राष्ट्रपति के द्वारा जो किए गए कार्य हैं वह अवैध नहीं होंगे, उनको वैध माना जाएगा। ठीक, तो विवादों की जांच कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विवादों की जांच की जाएगी। अनुच्छेद 56 यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और कब से होगा, यह पद ग्रहण की तारीख से होगा। जैसे आज जो तारीख है वो 23 तारीख है और द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन शपथ ग्रहण वह 25 जुलाई को करेंगी, तो उनका जो कार्यकाल है वह 25 जुलाई से माना जाएगा। और कब तक होगा, पूरे 5 साल का कार्यकाल यहाँ पर रहेगा। लेकिन जो भारत का राष्ट्रपति है वह अपने पद से पूर्व ही पद त्याग कर सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना पद त्याग किसे करेगा, भारत के उपराष्ट्रपति को पद त्याग करेगा। और भारत का उपराष्ट्रपति इस चीज़ की सूचना तुरंत किसे देगा, इस चीज़ की सूचना तुरंत लोकसभा के स्पीकर को देगा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह लोकसभा के स्पीकर को यथाशीघ्र इस फैसले से सूचित करवाए। इसके अलावा अगर जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है या मृत्यु है या अन्य कारण है, तो इस कारण से भी क्या कहते हैं, राष्ट्रपति का क्या हो सकता है, पद त्याग हो सकता है 5 वर्ष से पूर्व भी। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमने देख लिए हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित। अन्य महत्वपूर्ण हम अनुच्छेद देखें तो आर्टिकल 57 अनुच्छेद 57 यह किससे संबंधित है, यह राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। यानी कोई भी व्यक्ति, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति कई बार बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वह केवल एक कार्यकाल के लिए बने, वह 2, 3, 4 कितने भी कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 58, ठीक, यहाँ पर 2 चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भारत का राष्ट्रपति है वह कैसा है, वह केवल संवैधानिक प्रमुख है। वास्तविक शक्ति किसके पास है, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के पास है, और जो राष्ट्रपति है उसी के अनुरूप कार्य करता है। जबकि जो अमेरिका का संविधान है वहाँ का जो राष्ट्रपति है वह वास्तविक कैसा है, संवैधानिक प्रमुख है और समस्त शक्तियाँ और कार्य उसी के हाथ में है। अनुच्छेद 58 यहाँ पर क्या कहता है कि वह भारत का नागरिक हो। अगर पूछा है भारत में जन्मा नागरिक, तो ऐसा उसमें नहीं दिया गया है, जन्म कहीं भी हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को कहाँ होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसने अपनी नागरिकता न छोड़ी हो, जन्म उसका कहीं भी हो सकता है। न्यूनतम आयु यहाँ पर पूछी गई है, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु का यहाँ पर कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा उसकी योग्यता और क्या होनी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हो। अगर यहाँ पर संसद कहा जाए या राज्यसभा कहा जाएगा तो गलत होगा। उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, जो लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए होती है वही योग्यता भारत के राष्ट्रपति में भी होनी चाहिए। वेतन भत्ते, तो राष्ट्रपति का जो वेतन है यह लगभग इस समय 5 लाख रुपए प्रति माह है, जिस पर टैक्स नहीं लगता है। और यह किस पर भारित होता है, यह भारत की संचित निधि पर भारित होता है, भारत की राष्ट्रपति का वेतन। आर्टिकल 59 यह शर्तों की बात कर रहा है कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 60 यहाँ पर शपथ का प्रारूप दिया गया है। आर्टिकल 60 में क्या है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 60 में शपथ है। किसकी शपथ है, भारत के राष्ट्रपति की। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश
MV रमन्ना हैं, तो अभी 25 तारीख को जो शपथ दिलाई जाएगी भारत की नई नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को, ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, वह शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाएगी? CJI रमन्ना की द्वारा। और अगर वह अपने पद पर किसी भी कारण से अनुपस्थित रहते हैं, उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो जो भी भारत के सुप्रीम कोर्ट का ज्येष्ठतम न्यायाधीश है उसके द्वारा इस कर्तव्य का पालन किया जाएगा। तो अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश अगर वह नहीं है तो ज्येष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी। अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 में क्या है, इस पर जो प्रावधान किया गया है वह महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का किया गया है। और राष्ट्रपति पर को अगर पद से हटाना है, ठीक है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कौन सा आरोप लगेगा? महाभियोग या इम्पीचमेंट। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 61 है। तो ये किस आधार पर लगेगा? यह संविधान का अतिक्रमण करने के आरोप में, ठीक है। तो इसे संसद का कोई भी सदन इस तरह का आरोप लगा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन का एक नोटिस पीरियड देना अनिवार्य है। और राष्ट्रपति अपना पक्ष या तो स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से भी यहाँ पर रख सकता है, ठीक है। तो विस्तार को इसे हमने जो बनाया हुआ है वह मेंस वाले वीडियो में बनाया है। प्री के लिए केवल इतना ध्यान रखना है, अनुच्छेद 61 किसकी बात कर रहा है? महाभियोग की प्रक्रिया की। किस आधार पर महाभियोग लगेगा? संविधान का अतिक्रमण करने पर, ठीक है। और 14 दिन का यहाँ पर नोटिस पीरियड देना अनिवार्य है, राष्ट्रपति को उसका पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। अनुच्छेद 62 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का अगर किसी भी कारण पद त्याग, जैसे माना क्या कहते हैं, महाभियोग के कारण पद त्याग हो गया, ठीक है, जिस दिन महाभियोग का आरोप लगता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से पद त्याग देना पड़ता है। और अगर राष्ट्रपति की मृत्यु है या उन्होंने खुद रिज़ाइन कर दिया है या महाभियोग लगा है, किसी भी कारण से अगर उनका, ठीक है, मृत्यु, पद त्याग या पद से राष्ट्रपति को हटा दिया जाए तो नए चुनाव हर हाल में 6 माह के भीतर करवाने अनिवार्य हैं। और अगर क्या कहते हैं वह अपने पद पर बने हुए हैं तो निर्वाचन क्या है कि उनके रिटायरमेंट उनके कार्यकाल से पहले पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम कार्यवाहक राष्ट्रपति की। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी जब राष्ट्रपति किसी भी कारण से यानी बीमार हैं या किसी भी कारण अपने पद या अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति के द्वारा उनके कार्य किए जाएंगे। और अगर उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर उपलब्ध नहीं हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाएगा। तो भारत के संविधान में एक, ठीक है, 2 चीज़ ध्यान रखना। पहला तो आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि M हिदायतुल्लाह जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनके द्वारा भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया गया है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पदों पर उपलब्ध नहीं थे, ठीक। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, M हिदायतुल्लाह। अब इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। सबसे पहले हम देखते हैं उनकी नियुक्ति या प्रशासनिक शक्तियाँ कि राष्ट्रपति के द्वारा किन किन की नियुक्ति की जाती है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगर कोई भी व्यक्ति वह अगर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है तब भी उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के रूप में कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर अनिवार्य क्या है कि ऐसे व्यक्ति को 6 माह के भीतर क्या होना चाहिए, ठीक है, उसे सदन जो हमारा सदन है लोकसभा या राज्यसभा उसका मेंबर बनना अनिवार्य है। तो कोई भी व्यक्ति वो अगर सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वह भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। और ये शक्ति किसकी अपॉइंट करने की? राष्ट्रपति की। लेकिन ध्यान रखना जब हम प्रधानमंत्री अन्य पढ़ेंगे तब इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है कि लोकसभा में जो भी पार्टी जीतती है, जिसको बहुमत होता है या जो सबसे बड़ा दल होता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो ये केवल नामात्र का है, वास्तविक जो यहाँ पर कार्य कर रहा है वो क्या कर रहा है, जो बहुमत वाला दल है या बाद में जब मंत्रिपरिषद बन जाती है। अब प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कि किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, ठीक है, वो जो मंत्रिपरिषद का गठन है यह भी किसके उस पर होता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन किसकी सलाह आवश्यक है? भारत के प्रधानमंत्री की। अनुच्छेद 124 यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट से संबंधित है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं,
ठीक है, वो किसके तहत किए जाते हैं? अनुच्छेद 124 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसे ही ठीक है, अनुच्छेद 214 संबंधित है हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति। यह नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब इनके पीछे 1993 से एक कोलेजियम व्यवस्था आ गई है, तो जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो हम इसे वहाँ पर विस्तार से देखेंगे। अनुच्छेद 148 में क्या है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग। तो कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और कैग अपनी रिकमेंडेशंस यानी रिपोर्ट भी किसको सौंपता है? वापस भारत के राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 155, तो यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं 153 और 155 में। तो अनुच्छेद 153 क्या है कि राज्य का राज्यपाल होगा, और अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति है। तो अनुच्छेद 155 के तहत जो राज्य के राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति अंतिम रूप से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। हालांकि ये जो सारे कार्य हैं, ठीक है, तो ये जो नियुक्तियां हैं, हमने लिखा है कि नियुक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह और संविधान द्वारा निश्चित व्यक्तियों से परामर्श करने के द्वारा ही की जाती हैं। इनके लिए कमेटी या एक कोलोजियम, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोलोजियम व्यवस्था लिख रखी गई है, या अलग अलग इस तरह से प्रावधान किए गए हैं। यानी जो भारत का राष्ट्रपति है वो कैसे, ठीक है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये जितने भी अपॉइंटमेंट हैं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और संविधान द्वारा निश्चित व्यक्तियों से परामर्श करने के बाद ही करता है। तो अनुच्छेद 148 के तहत कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगर एक ही व्यक्ति एक से अधिक मतलब 2 राज्यों का राज्यपाल बन जाता है तो उनके वेतन भत्ते वगैरह का निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है कि किस अनुपात में होंगे, ठीक है, ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अनुच्छेद 324 यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति अनुच्छेद 324 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी का प्रावधान करता है और इसकी नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति कर रहा है। अनुच्छेद 315 के तहत यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग और उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो मतलब मेंबर हैं, ठीक है, तो उन सब की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, पूछे गए हैं, आपको याद होने चाहिए। आर्टिकल 124, 214, 148, 155, 324, 76, 280 और 315। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के विषय में हम 2 अनुच्छेद देख चुके हैं, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 53 में क्या था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और आर्टिकल 74 याद रखना था, क्या था कि जो राष्ट्रपति है वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा और इस बात को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि मंत्रिपरिषद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई या नहीं दी गई। तो ये जो शक्तियां हैं दोनों किसमें आ गई? कार्यपालिका शक्ति में। तो भारत का राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है, उसे रोक सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने की जो शक्ति है यह 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा दी गई थी और पुनर्विचार के बाद भी अगर वह विधेयक बिल्कुल जैसा पहला था वैसा ही भारत के राष्ट्रपति के पास आता है तो फिर राष्ट्रपति को उस पर साइन करने पड़ेंगे। वह उसको फिर दोबारा या तो रोक भी नहीं पाएगा, ना ही उसे फिर दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यानी पुनर्विचार के बाद आए विधेयक पर राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। इसके अलावा कार्यपालिका शक्ति में कि राष्ट्रपति क्या करता है, सामान्यतः जो निम्न सदन है यानी जो लोकसभा है, लोकसभा में जिस दल का जो भी बहुमत प्राप्त होता है या जो भी सबसे बड़ा दल होता है उस दल के जो नेता है उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। इसके बाद हम बात करते हैं वीटो शक्ति। तो राष्ट्रपति की जो ये वीटो पावर है हम देख लेते हैं ये वीटो पावर क्या है। तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो पावर दी गई है। वीटो शक्ति यानी निषेधाधिकार शक्ति, यानी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी भी विधेयक पर अनुमति करने से क्या कर सकता है, उसको रोक सकता है।
ठीक है, या क्या करेगा उस पर, क्योंकि भारत के संविधान में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति विधेयक पर साइन करेगा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं दिया गया है कि वह जो साइन है वह कितने समय में करेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक के अलावा जो अन्य विधेयक हैं उस पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद विधायी शक्तियों की बात करें तो विधायी शक्तियां किस में आ गई, अनुच्छेद 85 में। आर्टिकल 85 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात करता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या हैं, जैसे संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करना। तो जब प्रतिवर्ष लोकसभा का जो पहला अधिवेशन होता है, ठीक है, जब भी मतलब संसद का पहला अधिवेशन है तो उसमें राष्ट्रपति का भी भाषण दिया जाता है। और सामान्यतः जब चुनाव के बाद जब पहली बार सदन बैठता है तो उस समय भी लोकसभा जो भारत का राष्ट्रपति है उसका अभिभाषण दिया जाता है और इस अभिभाषण को पास होना जरूरी है। अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108 किसकी बात करता है, संयुक्त बैठक की बात करता है। तो संयुक्त बैठक, ठीक है, तो पूछा जाएगा कि अगर किसी भी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा एक मत नहीं है, दोनों में विरोधाभास है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है भारत के संविधान के 108वें अनुच्छेद में। तो इस संयुक्त बैठक को कौन बुलाएगा, इस संयुक्त बैठक को आहूत किया जाता है भारत की राष्ट्रपति। तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना कि संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन, भारत का राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, अनुच्छेद 118 के तहत संयुक्त जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगर अध्यक्ष उपलब्ध नहीं है तो उपाध्यक्ष, और अगर उपाध्यक्ष भी उपलब्ध नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा संयुक्त बैठक की क्या की जाती है, अध्यक्षता की जाती है। यहाँ राज्यसभा का सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि संयुक्त बैठक किस किस के लिए नहीं होती है, तो धन विधेयक और संविधान संशोधन यानी अनुच्छेद 368 और धन विधेयक जिसका प्रावधान अनुच्छेद 110 में है, इनके लिए, ठीक है, इन दोनों के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, धन विधेयक जो है वो केवल और केवल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और धन विधेयक को हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसलिए जो राष्ट्रपति है वह यहाँ पर अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, उसको विधेयक पर अनुमति देनी पड़ती है। किस पर, धन विधेयक पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का जो फैसला है वह लोकसभा का स्पीकर करता है और उसका फैसला अंतिम होता है। इसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 108 या यहाँ से आपके 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 78 अनुच्छेद 78 भारत के संविधान में क्या प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य। आर्टिकल 86 यह संसद के सदनों को संदेश भेजना, ठीक है, तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनको संदेश भेजना ये क्या है, ये राष्ट्रपति का अधिकार है। तो ये महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित हैं। अन्य अगर हम यहाँ पर देखें राष्ट्रपति की अन्य शक्तियाँ देखते हैं तो राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति, तो सैन्य शक्ति में हम देख चुके हैं आर्टिकल 53(2) में क्या कहा गया है कि संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा और इसका प्रयोग वह कैसे करेगा, विधि के अनुसार करेगा। नेक्स्ट, मनोनयन, तो अनुच्छेद आर्टिकल 331 में क्या कहा गया था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, तो वर्तमान में यह हटा दिया गया है। दूसरा, अनुच्छेद 80 क्या कहता है, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। किसके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, जैसे अभी पीटी उषा या अन्य लोगों को मनोनीत किया गया है। अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 क्या है, आर्टिकल 123 अध्यादेश की बात करता है। तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, या राज्य सूची का विषय, ठीक है, इन दोनों को अगर आप हटा देंगे तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। 1935 के अधिनियम से ये चीज़ ली गई है। तो अध्यादेश कब होगा, साफ साफ ध्यान रखना है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है। जैसे आज जो तारीख है 22 जुलाई है
और संसद का अभी सत्र चल रहा है, तो इस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं है। यानी जब संसद फंक्शन नहीं कर रही है उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत क्या कर सकता है, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो जो प्रभाव संसद के अधिनियम का होता है वही प्रभाव यहाँ राष्ट्रपति के अध्यादेश का भी होता है। लेकिन अगर इसकी समय सीमा पूछी जाएगी कि अध्यादेश का प्रभाव कितने समय रहता है, अध्यादेश का प्रभाव रहता है 6 माह तक, ठीक है। और उसके बाद संसद का सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के भीतर इसे संसद से अनुमोदन होना आवश्यक है, अन्यथा इस अध्यादेश का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। दूसरा, राज्य सूची के विषय में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, वह केवल संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 72 यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति दी गई है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है या ठीक है इस प्रकार का कुछ भी दंड है, उम्र कैद है, तो राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है कि वह यहाँ पर क्या करे, ठीक है, पुनर्मूल्यांकन करे। तो क्योंकि जो न्यायिक प्रक्रिया है एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है और कई बार इस बात की संभावना है कि हो सकता है कि व्यक्ति जो विभिन्न चरणों से गुजर के जिसको न्याय मिला है वहाँ पर कोई त्रुटि न रह जाए। तो राष्ट्रपति को ये पावर अनुच्छेद 72 के द्वारा दी गई है। ऐसी ही पावर वहाँ पर राज्यपाल को भी है राज्यों में, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकते हैं। तो किसी दंड की मात्रा को कम कर सकते हैं, उसकी प्रकृति को बदल सकते हैं। तो ये जो पावर राष्ट्रपति को दी गई है अनुच्छेद 72 के द्वारा दी गई है। इसके बाद विधायन के लिए पूर्व अनुमति। तो विधायन के लिए जैसे नए राज्य का निर्माण होना, जैसे उत्तराखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश से हुआ था, या बाद में वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन, जैसे उत्तराखंड का नाम बदलकर, पहले उत्तरांचल नाम था, नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, उत्तराखंड कर दिया गया। तो इसके लिए भी किसकी पूर्व अनुमति, तो संबंधित राज्य की विधानसभा और उसके बाद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही क्या होगा, यह संसद में विधेयक आएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 क्या है, धन विधेयक है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का फैसला कौन करेगा, अभी बताया था मैंने, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो ये जो धन विधेयक है ये केवल और केवल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, इंट्रोड्यूस वहीं किया जाएगा। राज्यसभा इसमें केवल सलाह दे सकती है और लोकसभा उस सलाह को माने या ना माने या लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। और ये 14 दिन के लिए ही केवल राज्यसभा के पास रहेगा। तो धन विधेयक पर अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने कार्यवाही कर दी तो ठीक, अगर नहीं करी तो इसको वैसे ही पारित मान लिया जाता है जैसे लोकसभा ने भेजा था। और उसके बाद अगर कुछ रिकमेंडेशंस इसमें राज्यसभा करती है तो लोकसभा चाहे तो उन रिकमेंडेशंस को माने या ना माने, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। और उसके बाद जब ये धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को इस पर साइन करने पड़ते हैं, वो इस पर अपनी इस वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक, तो धन विधेयक अनुच्छेद 110। नेक्स्ट, संचित निधि। तो भारत के संचित निधि में विभिन्न व्यय हैं, जैसे राष्ट्रपति का वेतन दिया गया है, या सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन है, या रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं, रिटायर्ड जो हम मतलब राज्यपाल हैं, उन सब का जो वेतन भत्ते वगैरह हैं वो संचित निधि में होते हैं। तो संचित निधि में अगर कुछ नया ऐड करना या कुछ भी व्यय करने हैं तो वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही वह व्यय होगा। अब राष्ट्रपति के विषय में अगर हम अन्य तथ्यों को देखें तो जो समस्त अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि क्या होगा, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल ही यहाँ पर सारी कार्रवाई करेगा। अंतिम जो सिग्नेचर है, जो स्टाम्प है, वो मोहर किसके नाम से होगी, राष्ट्रपति के नाम से। इसके अलावा उच्चायुक्त और राजदूत, ठीक है, तो इनकी नियुक्ति भी है, यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो राष्ट्रमंडल देश हैं उनमें उच्चायुक्त का पद है और जो अन्य देश हैं वहाँ पर क्या कहा जाता है, राजदूत। तो इनकी जो नियुक्ति है यह भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही होती है। इसके अलावा इसमें ध्यान रखना, जब अन्य देशों के जो राजदूत वगैरह हैं उनकी जो भारत में नियुक्ति है उसमें भी जो अप्रूवल है लास्ट में भारत के राष्ट्रपति से। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखना है कि जैसे अनुच्छेद 18 हमने पढ़ा था मूल अधिकारों में, तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। तो अगर किसी भी देश के अगर किसी भी व्यक्ति को किसी देश से कोई उपाधि लेनी है या कुछ इस तरह का टाइटल लेना है तो वह भारत के राष्ट्रपति की, तो वह व्यक्ति यह जो उपाधि है वह भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ग्रहण कर सकता है, अन्यथा कोई भी उपाधि ग्रहण करने की भारत में अनुमति नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं आपातकाल।
तो भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो आपातकाल हम पूरा पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय आपातकाल यह है राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर लगाता है। राष्ट्रपति शासन जो कि राज्य में लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन संबंधित राज्य का राज्यपाल संवैधानिक तंत्र की विफलता पर रिकमेंडेशंस करेगा भारत के राष्ट्रपति को, और उसके बाद भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा, आपातकाल उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा। तीसरा है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल भी राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाएगा और आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। आर्टिकल 79 क्या कहता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यह तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। यानी कोई भी जो विधेयक है वो या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है, और वो विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर न कर दिए जाए। तो इसलिए जो भारत का राष्ट्रपति है वह संसद का अभिन्न अंग है। तो यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है, भारत की संसद बनती। तो आर्टिकल 79 आपको याद रखिएगा, उत्तराखंड में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संसद किसे कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों। राष्ट्रपति इस संसद का अंग है। हाँ, राष्ट्रपति संसद की कार्यवाहियों में भाग नहीं लेता है, लेकिन जब पहली बार संसद लोकसभा बैठती है या प्रतिवर्ष जो पहला अधिवेशन होता है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिभाग किया जाता है, और राष्ट्रपति के इस अभिभाषण को केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाता है। और अगर इस पर ये अभिभाषण के जो ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन ध्यान रखता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट, विधेयक स्वीकृति पर रोक, आर्टिकल 111। तो हम यहाँ देख ही चुके हैं वीटो या इस तरह। तो अनुच्छेद 111 के तहत क्या है, विधेयकों पर अनुमति। तो राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, या उसे पॉकेट वीटो का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकता है। अनुच्छेद 143, अगर संविधान से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट है तो क्या करेगा, भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करेगा, और राष्ट्रपति के लिए इस परामर्श को मानना अनिवार्य नहीं है। तो कम से कम 5 लोगों की यहाँ पर भी बेंच होती है। आर्टिकल 143, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, और राष्ट्रपति के लिए इस परामर्श को मानना बाध्य नहीं है। नेक्स्ट, प्रतिवेदन, अनुच्छेद 112 क्या कहता है, बजट। ठीक है, बजट के लिए शब्द क्या किया गया है संविधान में प्रयोग, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इस बजट को वित्त मंत्री लोकसभा में या सदन में रखवाता है, लेकिन इसको जो इंट्रोड्यूस है वो किसके नाम से किया जाएगा, इस प्रतिवेदन को भारत के राष्ट्रपति के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है। वही इस बजट को क्या करवा रहा है, सदन के सम्मुख रखवाता है। इसके अलावा जहां ध्यान रखा था, अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148, कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कैग की रिपोर्ट को कैग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, भारत के राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ सौंपेगा, सदन को। नेक्स्ट, वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और वित्त आयोग अपनी जो सिफारिशें हैं वो वापस राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति इन सिफारिशों को कहाँ रखवाएगा, सदन के सम्मुख। नेक्स्ट, इसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग। तो यूपीएससी प्रतिवर्ष अपने किए गए कार्यों का प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। अंतिम इसके बाद इसमें आता है पद से हटाने की शक्ति, कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किस किस व्यक्ति को पद से हटाया जा सकता है। तो राज्यपाल, ठीक है, तो राज्यपाल या महान्यायवादी, ये जो भी पद हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी राष्ट्रपति इनको कभी भी पद से हटा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये जैसे राज्यपाल या इनको हटाना है कैसे होगा, मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही। तो राज्य का राज्यपाल कभी भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत का महान्यायवादी, जो कि अनुच्छेद 76 में जिनका वर्णन किया गया था, उनको भी, ठीक है, भारत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, तो राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा निर्वाचन आयुक्त, इनको भी पद से कौन हटाएंगे, भारत के राष्ट्रपति। लेकिन कैसे होगा, यहाँ संसद के समावेदन पर साबित कदाचार या असमर्थता के आरोप कहाँ लगेंगे, उसके बाद सदन में ये प्रस्ताव पारित होगा, और अगर सदन में ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा, उन्हें उनके पद से हटा देगा। इसके अलावा उत्तराखंड ACF या कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी जो नियुक्ति है वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
लेकिन उन्हें पद से हटाने का जो अधिकार है वह संबंधित राज्य के राज्यपाल को नहीं है। जैसे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति उत्तराखंड के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, लेकिन जब उन्हें पद से हटाया जाना है, ठीक है, तो ऐसा उन पर पद से हटाने के लिए उन पर आरोप किसका होना चाहिए? कदाचार का आरोप होगा और इन आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट की जांच में यह आरोप सही पाए जाते हैं तब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें पद से हटा दिया जाएगा, अन्यथा उन्हें पद से हटाना आसान नहीं है, केवल कदाचार का आरोप होना चाहिए। नेक्स्ट, मंत्री। तो किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन कैसे? प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसके अलावा आपको आर्टिकल 160 याद रखना है। अनुच्छेद 160 राज्यपाल के कर्तव्य से संबंधित है। तो जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है और उसके कर्तव्य अनुच्छेद 160 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तय किए जाते हैं। अगर पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन थे? यह ब्रिटिश वास्तुकार हैं जिनका नाम है एडविन लुटियंस। ठीक है, तो अनुच्छेद 160 भी याद रखिएगा, एडविन लुटियंस भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि आज तक कौन कौन भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो पहले राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हो चुका है? पराजित हुआ और बाद में निर्विरोध चुना गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है नीलम संजीव रेड्डी। तो ये वीवी गिरी से चुनाव में हार चुके थे, जबकि इनके जीतने की संभावना ज़्यादा थी, लेकिन बाद में जब क्या कहते हैं नया कार्यकाल वीवी गिरी के बाद जो नए कार्यकाल शुरू हुए उसमें नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीते हैं। तो आपको सारे राष्ट्रपति के नाम याद होने चाहिए। पहले राष्ट्रपति का नाम है राजेंद्र प्रसाद। तो अभी क्वेश्चन एक उत्तराखंड समूह में पूछा गया था कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, तो स्टूडेंट ने ढंग से क्वेश्चन नहीं देखा और सीधे आंसर लगा दिया एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, क्योंकि दिमाग में वही था, लेटेस्ट आंसर वही था, लेकिन अगर सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कहें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। हम भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो पहले राष्ट्रपति हमारे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद दूसरे हैं एस राधाकृष्णन, तीसरे हैं जाकिर हुसैन, चौथे हमारे हैं वीवी गिरी। तो वीवी गिरी ने नीलम संजीव रेड्डी को हराया था, बाद में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति बने हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति आपको ध्यान रखने हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। अभी समूह में ये प्रश्न पूछा गया तो स्टूडेंट ने गलती कर दी और आंसर लगा दिया एपीजे अब्दुल कलाम, जबकि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद वीवी गिरी के बाद आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह, जिनके द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था भारतीय डाकघर अधिनियम के विषय में। इसके बाद आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन के बाद जो नए राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा के बाद के आर नारायणन, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के बाद नेक्स्ट जो रहे हैं वो हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये पहली महिला राष्ट्रपति थी। इसके बाद प्रणब मुखर्जी, इसके बाद रामनाथ कोविंद और रामनाथ कोविंद के बाद अब हमारी नई राष्ट्रपति, ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ये आपको राष्ट्रपति के सारे क्रम याद होने चाहिए कि कौन कौन भारत के राष्ट्रपति के पद पर रह चुका है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है, भारत का राष्ट्रपति, जिसमें हमने इन जो राष्ट्रपति के पद से संबंधित महत्वपूर्ण संविधान में क्या क्या प्रावधान हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं या कौन कौन से पूछे जाने की संभावना है, इन्हें बहुत जल्द रिवीजन करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये केवल जो वीडियो हैं ये रिवीजन के दृष्टिकोण से और प्रारंभिक परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। जो मुख्य परीक्षा की वीडियो हैं, क्लासेस हैं, वो इससे अलग रहेंगे, जिसमें हम डिटेल से कई सारी चीज़ें मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।